हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में EHI 06 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, EHI 06 में हम पढ़ते हैं चीन और जापान का इतिहास, जो कि टाइम पीरियड है 1840 से 1949 के बीच का। देखिए, चीन और जापान के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम टिप्पणी लिखने वाला क्वेश्चन बताएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले बता देते हैं कि कौन कौन सी टिप्पणी लिखने वाला क्वेश्चन बताएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बताएंगे, ये चारों क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो 6 नंबर का पूछ लिया जाता है और 100 शब्दों में आपको इसको लिखना होगा। देखिए, क्वेश्चन है, पहला है शास्त्रीय काल के चीन में धर्म। दूसरा है क्योंग सी सोवियत। तीसरा है हान बात्सु। चौथा है रिक्यू द्वीप समूह। तो आइए इन 4 बिंदुओं पे चर्चा करते हैं, टिप्पणी लिखते हैं, टिप्पणी बताते हैं कि आप इसे कैसे परिभाषित कीजिएगा, कैसे लिखिएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि 100 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा। तो देखिए, शास्त्रीय काल के चीन में धर्म किस तरह का था। देखिए, प्रारंभ में चीन के लोग प्रकृति से प्रेम करते थे। देखिए, हम टिप्पणी लिखने वाला इसलिए बता रहे हैं कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए, टिप्पणी लिखने वाला भी इसलिए भी बता रहे हैं कि देखिए, आपको होगा क्या कि टिप्पणी लिखने वाला में थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़िएगा तब तक ये टिप्पणी लिखने वाला छोटा सा टिप्पणी लिखने बता दिए, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको मोटा मोटी आपको समझ में आ जाए कि इसमें लिखना कैसे है। क्वेश्चन है शास्त्रीय काल के चीन में धर्म। देखिए, प्रारंभ में चीन के लोग, देखिए इसमें क्वेश्चन है शास्त्रीय काल, जब शास्त्रीय काल चल रहा था चीन में, तो वहाँ का धर्म किस तरह से प्रभावित हो रहा था या किस तरह का धर्म था। देखिए, प्रारंभ में चीन के लोग प्रकृति से प्रेम करते थे और उनका यह विश्वास था कि यदि प्रकृति उन पर प्रसन्न है तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अतः वे लोग प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रयत्न करते थे। वे लोग अपने पूर्वजों का आदर करते थे और संयुक्त परिवार मतलब संयुक्त परिवार में बन के रहते थे। वे स्वर्ग के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। वे आत्मा के आवागमन में भी विश्वास रखते थे। वे अपने राजाओं की पूजा देवता की तरह करते थे। वे इस बात का विश्वास रखते थे कि उनके अच्छे या बुरे कार्यों का उचित पुरस्कार या दंड उनको प्राप्त होगा। चीन के सबसे प्रारंभिक लिखित इतिहास में तोंग, जो 16वीं सदी ईसा पूर्व से 11वीं सदी ईसा पूर्व तक के बीच में इनका कार्यकाल था लिखने का, तथा चाओ, जो 11वीं सदी ईसा पूर्व से 8वीं सदी ईसा पूर्व के बीच में इनका कार्यकाल था लिखने का, इतिहास लिखने का। वंशों का विवरण किया गया है। इन दोनों वंशों के शासनकाल में दास प्रथा वाले समाज विद्यमान थे और हम इस काल के धर्म एवं धर्म परंपराओं का अनुमान लगा सकते हैं। तो देख ली पहला, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है क्यों संघ सोवियत क्या था। देखिए, कांग्रेस के द्वारा कृषि कानून को पारित किया गया। यह संयुक्त मोर्चे के काल से काफ़ी भिन्न था। 1931 के कृषि कानून ने भूमि के अधिग्रहण करने के अधिकार को प्रदान किया। नए सोवियत गणतंत्र का गठन नवंबर 1931 में किया गया और माओ त्से-तुंग इसका अध्यक्ष बना। इसको सर्वहारा तथा किसानों की जनवादी डिक्टेटरशिप कहकर परिभाषित किया गया। इसके अस्तित्व का मूलभूत आधार कृषि क्रांति था। देखिए, कुओंग सोवियत की कृषि नीति का आधार किसानों को वह वर्गीकरण था जिसके विश्लेषण माओ ने अपने हुनान प्रांत के अध्ययन में किया था। माओ के चीन में लाल राजनीतिक शक्ति कैसे विद्वान है, चिंगकोंग के पर्वतों में संघर्ष और एक चिंगारी क्रांति की आग को प्रज्वलित कर सकती है जैसे लेखों में चीनी कृषि क्रांति, इसकी वर्ग संरचना तथा इस राजनीति का विश्लेषण किया गया था
जिसका अनुसरण चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। आइए देखते हैं तीसरा, हान बात्सु क्या था। देखिए, हवात्सु या शासक तंत्र मेजी पुनर्स्थापना के नेताओं से मिलकर बना था। देखिए, ये मेजी पुनर्स्थापना जो है ये जापान से रिलेटेड है, ठीक है। ये लोग क्षेत्रीय समझौते से बंधे थे और उन्होंने मेजी काल में हुए रूपांतरण के समय में देश का नेतृत्व किया। सातसुमा एवं चोशु दोनों प्राथमिक महत्व के क्षेत्र थे और इन्हीं क्षेत्रों ने नौकरशाही, सेना, प्रिवी काउंसिल तथा हाउस ऑफ पीयर्स के अधिकतर सदस्यों की आपूर्ति की। मेजी शासकों का बड़ा राजनयिक कहा जाता था और साम्राज्यिक सदन में वे एक संस्था के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे। अब लास्ट देखते हैं, रेक्यू द्वीप समूह क्या था। देखिए, रेक्यू द्वीप दक्षिण की दिशा में क्यूशू के नीचे 5 मील तक फैले हुए हैं। रेक्यू में रहने वालों की भाषा और रीतियाँ चीनियों और जापानियों की तरह था। रेक्यू द्वीप पे जितना भी लोग रहते थे वो जो चीनी और जापान का मिक्सर भाषा बोलते थे। दोनों में मेल खाती थी, लेकिन जापान के अधिक निकट था। 17वीं शताब्दी तक ये द्वीप प्रमुख तौर पर चीनी प्रभाव में थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद उन्होंने सत्समा हान के कायमों ने जीत लिया। इसका ये आगे देखते हैं। देखिए, परिणाम केवल यह हुआ कि रेक्यू द्वीप समूह का राजा चीन और जापान दोनों को नजराना देने लगा और दोनों के साथ सक्रिय व्यापार करता रहा। लेकिन राजा अपने आप को स्वाधीन ही मानता रहा और उसने अपनी ही ओर से पश्चिमी ताकतों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए। जापान में जब 1882 तक हान का खात्मा कर दिया गया तो रेक्यू द्वीपों की स्थिति को नष्ट करना आवश्यक हो गया। जापानियों ने यह निश्चित करने के लिए कदम उठाए कि रेक्यू द्वीपों पर चीन के दावे को नहीं माना जाएगा। तो 4 पॉइंट लिखने वाला क्वेश्चन बता दिए, जो आप एक बार समझ में नहीं आता 2 बार 3 बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें लिखना किस तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।